गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे होगा। इटली ना जर्मनी का नेबरिंग कंट्री है और जब ग्रीक इंडिपेंडेंट हुआ और जर्मनी में जब इंडिपेंडेंसी के लिए प्रयास चलने लगा उस समय इटली भी एक ऐसा कंट्री था जहाँ पे इंडिपेंडेंट के लिए प्रयास होने लगा। अब देखो जर्मनी जो था वहाँ पे सेवन डायनेस्टी थी टोटल, ठीक है। किस टाइप की? तो सबसे बड़ी जो डायनेस्टी थी वो बॉर्नबर्न डायनेस्टी थी वहाँ पे, ठीक है। बॉर्नबर्न डायनेस्टी सबसे बड़ी डायनेस्टी थी, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे हब्सबर्ग डायनेस्टी थी और फिर ऑटोमन डायनेस्टी थी। ऐसे करके बहुत सारी डायनेस्टी यहाँ पे, ऑस्ट्रियन डायनेस्टी थी। तो टोटल 7 डायनेस्टी यहाँ पे पाई जाती थी जिस समय यूनिफिकेशन के लिए प्रोसेस होने लगा। अब उस समय क्या होता था, जो यूनिफिकेशन है इसमें 3 लोगों का इम्पॉर्टेंट रोल है। पहला जो रोल है मैजनी, ठीक है। ये 3 आदमी हैं जिनका रोल है, ठीक है। दूसरा कौन है? तो दूसरा है कौन? गैरिबल्डी, ठीक है। और तीसरे हैं केबल। ये 3 आदमी के बारे में हमको पढ़ना होगा, तभी हमको इटली का यूनिफिकेशन समझ में आएगा। अब क्या है देखो, 7 डायनेस्टी पाई जा रही है, यानी 7 तरह के राजा पाए जाते थे। कब? इटली में, जब वहाँ पे यूनिफिकेशन प्रोसेस चल रहा था। किस टाइप की डायनेस्टी थी? तो ऑटोमन डायनेस्टी थे, हब्सबर्ग्स थी, सबसे बड़ी डायनेस्टी बॉर्नबर्न थी, ऑस्ट्रियन डायनेस्टी थी। इस टाइप की बहुत सारी डायनेस्टी यहाँ पे पाई जाती थी। अभी क्या हुआ, यहाँ पे जो 3 आदमी हैं जैसे मैजनी, गैरिबल्डी और केबल, इन तीनों की मदद से यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। तो कैसे हुआ? तो सबसे पहले ये जो मैजनी है ये एक क्या थे? रिवोल्यूशनरी थे। क्या थे? तो रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि रिवॉल्यूशनरी वो लोग होते थे जो सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे, यानी सीक्रेट रूप से जो चाहते थे हमारी कंट्री क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए और किसी को पता भी ना चले, तो उनको हम रिवॉल्यूशनरीज कहते थे। रिवॉल्यूशनरीज जो हैं स्पेशली हमारे इंडिया में पाए जाते थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु और सुखदेव, इस टाइप के लोग इंडिया के रिवॉल्यूशनरी है। लेकिन मैजनी उसी टाइप के रिवॉल्यूशनरी थी। जब फ्रेंच में ना नेपोलियंस का शासन था उस समय मैजनी को ना जेल 2-3 बार जेल भेजा गया था इसी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को करने के चक्कर में। लेकिन नेपोलियन के हटते ही ना मैजनी फ्री हो गए, और फ्री हो गए तो ये क्या होंगे, ऑब्वियस है जो काम कर रहे थे सीक्रेट मिशन उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। और इन्होंने 2 ग्रुप बनाए। पहला तो यंग इटली। यंग इटली जो था वो क्या चाहता था, वो इटली का यूनिफिकेशन चाहता था। और दूसरा ग्रुप बना यंग यूरोप, ठीक है। यंग यूरोप जो था वो यूरोप में इंडिपेंडेंसी को ले आना चाहता था। ये 2 ग्रुप बना। पहला कौन सा था? यंग इटली। और दूसरा कौन सा था? यंग यूरोप। यंग इटली इटली का यूनिफिकेशन चाहता था और यंग यूरोप यूरोप में यूनिफाइड करना चाहता था। अब मैजनी ने सबसे पहले जो यंग इटली का जो ग्रुप बनाया, जो ये मिशन था इनका, वो कहाँ से शुरू हुआ? तो इटली में एक जगह है जिसको सार्डिया पिरामिड्स के नाम से जाना जाता है। सार्डिया पिरामोंट, ठीक है। ये जगह का नाम है, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि मैम ये क्या है। ये इटली की जो जगह है थोड़ा कंफ्यूजिंग होंगी बोलने में, बट आपको 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, इस टाइप के जो एरियाज होते हैं, बट वहाँ पे क्या था, सार्डिया पिरामिड्स एक प्लेस का नाम है। तो इन्होंने मैजनी ने क्या किया, जो सीक्रेट रिवोल्यूशनरीज बनाया यंग इटली का, वो कहाँ से शुरू किया? सार्डिया पिरामिड से। सार्डिया पिरामिड्स एक्चुअल में इटली के एकदम सेंटर में आता है और यहाँ से उनकी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ शुरू की। ये रिवॉल्यूशनरी लोग काम क्या करते थे? तो ये रिवॉल्यूशनरी लोग सीक्रेट रूप से बुक्स या कुछ ऐसी चीज़ों को पब्लिश करते थे, एक दूसरे से ऐसे विचारों को पब्लिश करते थे जिनको देखने के बाद इंसान में इंथोजियम आ जाए और वो क्या करने, लड़ने के लिए तैयार हो जाए। उनको ना मोटिवेट करने का काम ये मिशन करती थी। उसके बाद जो सेकेंड इंसान थे जिनका नाम था गैरिबल्डी। गैरिबल्डी क्या थे? एक बहुत ही काइंड लीडर थे, ठीक है, नेता, ठीक है, जिनको आप समझ लो।
जैसे आपके लोकल नेता होते हैं जिनके यहाँ पे जो आपसे मिलने आते हैं, कोई मर गया, किसी के यहाँ शादी हो गई, तो एक लोकल नेता आता है ना आपके यहाँ पे मिलने के लिए। तो ये गैरिबल्डी एक लोकल नेता थे। तो ये क्या करते थे, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी पीजेंट्स की, इसको ना नेशनल असेंबली तक पहुंचाने का काम करते थे। यानी छोटी छोटी परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है, या क्रॉप्स नहीं हो रही है, टैक्सेस नहीं टाइम से दे पा रहे हैं, इनको ये प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ पानी नहीं, सही वेजेस नहीं आ रहा है, सैनिटेशंस की प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम्स गैरिबल्डी कहाँ ले जाते थे, नेशनल असेंबली में पहुँचाने का काम करते थे। इसीलिए ये लोकल पीपल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। ठीक है, अब धीरे धीरे इन्होंने लोगों को यूनिफिकेशन का मतलब समझाना शुरू किया। उन्होंने बोला अगर हमारी एक गवर्नमेंट बन जाए, ठीक है, जो 7 डायनेस्टी है वो किस में चेंज हो जाए, एक डायनेस्टी में चेंज हो जाए, तो हमारे पास क्या होंगे, ये सारी जो परेशानी हो रही है वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगी। और ऐसा ये इन्होंने प्रयास किया था गैरिबल्डी ने, लोगों को समझा के, क्योंकि ये लोकल लीडर्स थे तो बहुत सारे लोकल पीपल के टच में थे, लोकल सिटीजन्स को कितनी प्रॉब्लम हो रही है इन्होंने झेला था, इसलिए चाहते थे कि अब क्या करें, धीरे धीरे लोगों को समझाएं और वो अपने लिए आगे आए कि हमको क्या चाहिए, यूनिफिकेशन चाहिए, किसका, इटली का। अब लास्ट जो है केवल जो थे वो साउदर्न इटली के राजा केसर विलियम फर्स्ट, ये कहाँ के राजा है, तो ये है सिलिसस के राजा। ये भी एक प्लेस का नाम है, अब इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि क्या मैम ये क्या है। तो सिलिसस इज जस्ट लाइक ओनली प्लेसेस वेयर देयर किंग आर केसर विलियम फर्स्ट, जहाँ पे कौन किंग थे, केसर विलियम फर्स्ट वहाँ के किंग थे। ठीक है, कहाँ के किंग थे, तो साउदर्न इटली में एक जगह है, आप अगर मैप देखोगे तो ऐसे करके इटली का एक मैप बना हुआ है। ठीक है, इसी इटली में यहाँ पे सिलिसस एक जगह पाई जाती है। सिलिसस एक्चुअल में ना 2 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, ये सिलिसस 1 एंड सिलिसस 2, और इन दोनों पार्ट में एक में केसर विलियम फर्स्ट और एक में उनके भाई का शासन था। लेकिन थोड़े समय के बाद केसर विलियम फर्स्ट ने क्या किया कि इन दोनों का वॉर हुआ और ये जो सिलिसस है वो 2 सिलिसस के नाम से जाना जाने लगा, यानी 2 सिलिसस। अब दोनों सिलिसस केसर विलियम फर्स्ट के पास आ गए। तो ये जो सिलिसस है वो उसके किंग कौन थे, केसर विलियम फर्स्ट, और केवल कौन है, उनके चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब इन्होंने देखा, अब देखो एक जगह सेंट्रल इटली में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही है, यंग इटली में एक जगह पे क्या चल रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है यूनिफाइड करो, ये हो वो हो, और केवल क्या करते हैं, फैमिली अपने किंग से मिलते हैं, केसर विलियम फर्स्ट से, और बोलते हैं कि अब हमको अब टाइम आ गया है कि हमको क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए, कहाँ पे, सेंट्रल इटली की तरफ, और मूव करते हुए हम क्या करेंगे, उस पर हमला करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये अचानक से हमला था, कोई प्रिपरेशन नहीं थी यहाँ पे सेंट्रल इटली में या फिर ईस्टर्न इटली में, कोई नॉर्दर्न इटली में कोई प्रिपरेशन नहीं थी, इसलिए अचानक से इनका जो हमला होता है और हमले के बाद ये क्या कर जाते हैं, विन कर जाते हैं। विन होने के बाद से जो केसर विलियम फर्स्ट है उनको यूनाइटेड इटली का किंग बनाया जाता है और केवल उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो सिंपल से इसमें ये समझना है, ये 3 आदमी थे, मैजनी, गैरिबल्डी और केवल। ठीक है, मैजनी जो थे वो सीक्रेट रूप से मिशन चला रहे थे कि ताकि हम क्या कर सके, इटली को इंडिपेंडेंट करा सके डायनेस्टी से। कौन सा मिशन, यंग इटली मिशन। कहाँ पे चला रहे थे, तो सार्डिया की डायनेस्टी चला रहे थे। गैरिबल्डी एक काइंड हार्टेड लोकल लीडर्स थे, ये लोगों को यूनिफिकेशन के लिए जागरूक कर रहे थे। तब तक केवल ने क्या किया, अपने चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर सेंट्रल इटली पे हमला कर दिया, और हमला करने के बाद से सेंट्रल इटली को अपने कमांड्स में ले लिया। फाइनली नॉर्दर्न इटली के लोग, नॉर्दर्न इटली का जो डायनेस्टी था वो ऑटोमेटिकली ही क्या किया, वो उसको स्विच कर दिया, और पूरे यूनाइटेड इटली के जो राजा बने वो कौन बने, केसर विलियम फर्स्ट, जो पहले सिलिसस के किंग थे। केसर विलियम फर्स्ट को यूनाइटेड इटली का राजा बना दिया गया और केवल उनके चीफ मिनिस्टर्स बन गए। ठीक है, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1861 में। इसी को हम कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। समझ में आ गया? ठीक है, आई होप
कोई डाउट होगा तो लाइव क्लासेस में आप उसको कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कल हम आपको पढ़ाएंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में।